हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या सोचा था? नहीं आएंगे? गलत। जब तक कंसेप्ट को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं ग्रेडियंट के बारे में। ग्रेडियंट बोले तो प्रवणता। प्रवणता क्या होती है, किन के लिए डिफाइन होती है, और ये एक वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है या स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। ओके। तो करते हैं अपन स्टार्ट। तो सर अपन आज पढ़ने जा रहे हैं ग्रेडियंट, प्रवणता। तो सबसे पहले ग्रेडियंट होता क्या है सर? ग्रेडियंट क्या होता है? तो ग्रेडियंट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इसकी सर डेफिनेशन की एक बार सुनेंगे, फिर लिख दूंगा मैं बोर्ड पर भी। तो डेफिनेशन सुनिए, ग्रेडियंट की जो डेफिनेशन है वह क्या है? कोई भी अदिश राशि है, अदिश राशि का दूरी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष मैं बोल रहा हूँ उस पर, जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है आपको। ठीक है। अदिश राशि का दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर। ओके। अधिकतम परिवर्तन की दर को ही उस अदिश राशि की प्रवणता बोला जाता है सर। ठीक है सर। आया समझ या नहीं आया? नहीं आया सर? कोई नहीं, देखो बोर्ड पर देखो, अभी समझ आ जाएगा सर। देखिए, ग्रेडियंट की बात कर रहा हूं, देखो समझ आ जाएगा, ऐसा तो लिखूंगा मैं, कोशिश करूंगा। किसी अदिश क्षेत्र में, किसी अदिश क्षेत्र में कोई अदिश राशि कोई अदिश राशि के अदिश राशि के अदिश राशि में करूं यहाँ, अदिश राशि में दूरी के सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर। क्या सर? अधिकतम परिवर्तन, मैक्सिमम परिवर्तन होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अधिकतम परिवर्तन की दर क्या कहलाती है सर? उस अदिश राशि की प्रवणता, उस अदिश राशि की प्रवणता। ठीक है सर। उस अदिश राशि की प्रवणता कहलाती है, ग्रेडियंट कहलाता है। ठीक है, समझ आ रही होगी राइटिंग थोड़ी बहुत इतनी तो। ओके सर। क्या लिखा है सर? किसी भी अदिश क्षेत्र में कोई अदिश राशि में, किसी भी अदिश राशि में दूरी के सापेक्ष परिवर्तन। दूरी, देखो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको आपके लिए। देखिए कौन सी? ये वाली, दूरी के सापेक्ष अधिकतम अधिकतम परिवर्तन की दर उस आदेश की क्या कहलाती है? प्रवणता कहलाती है। सेकंड नंबर जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, हाईलाइट करनी है आपको। अगर आपकी परिभाषा में ये चीजें नहीं है, दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर, तो आपकी जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल ही गलत मानी जाएगी। ओके सर, ये समझ आ गया क्या होता है ग्रेडियंट? ये समझ आया नहीं है? ओके। ग्रेडियंट हमेशा अदिश राशियों के लिए ही डिफाइन किया जाता है, ये बता दूंगा आपको सबसे पहले। जो ग्रेडियंट है वो ओनली फॉर स्केलर क्वांटिटीज के लिए ही डिफाइन होता है। ओके। बट जो जिस भी स्केलर क्वांटिटी का आप ग्रेडियंट निकालेंगे वो ऑलवेज वेक्टर होगा। ओके सर, ऑलवेज वेक्टर होगा वो। मीन्स अगर मैं कोई भी, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ए, ओके सर, अदिश राशि है ए, तो इसका अगर मैं ग्रेडियंट फाइंड आउट करूंगा तो ऑलवेज एक वेक्टर आएगा, ऑलवेज वेक्टर प्राप्त होगा अपन को। ओके। ये समझ आ गया सबसे पहले आपको ये परिभाषा, और जो मैंने अभी एक पॉइंट बताया आपको कि किसी भी अदिश राशि का जो ग्रेडियंट होता है वो ऑलवेज वेक्टर होता है। और क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल द प्लेन, नॉर्मल द प्लेन भी बोल सकते हैं। जो उसकी डायरेक्शन होती है, ग्रेड जो वेक्टर आएगा अपना, जो ग्रेडियंट किसी भी स्केलर क्वांटिटी का जो ग्रेडियंट होगा वो ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन होगा। क्या होगा सर? ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन। ओके सर। मीन्स लंबवत होगा, जो भी पृष्ठ होगा उसके लंबवत सदिश होगा, वही क्या कहलाएगा? उस अदिश राशि की प्रवणता। ओके सर, यहां तक समझ आया नहीं आया सभी बता देंगे वो। ये तो अपन ने थ्योरेटिकली पढ़े, थ्योरेटिकली इसकी डेफिनेशन और ये कंसेप्ट देखा है अपन ने। ठीक है, इसके बाद इसको मैथमेटिकली अपन प्रूव करने वाले हैं।
तो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है या उतारना है तो जल्दी से उतार लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। तो ठीक है, इसको रफ करता हूँ मैं। ठीक है, तो अब क्या देखने वाले हैं सर अपन? अब देखने वाले हैं ग्रेडियंट की जो मैथमेटिकल प्रूव है उसको देखने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए अपन को एक अरेंजमेंट लेना होगा। वो क्या लेना होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही सिंपल अरेंजमेंट है, अच्छे से आपको पता लग जाएगा मैं क्या क्या ले रहा हूँ। सब नॉर्मल है। देखो, ये एक मैं क्या ले रहा हूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहा हूँ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ओके सर, ये है मूल बिंदु ओ। ओके सर, यहाँ पर अपन ले रहे हैं कोई दो पृष्ठ ले रहे हैं। ओके सर, क्या ले रहे हैं सर? दो पृष्ठ ले रहे हैं, दो सरफेसेस ले रहे हैं। समझ आ गया? क्योंकि अदिश राशि को एक पृष्ठ के द्वारा निरूपित किया जाता है, ये आपको सभी को पता होगा। अदिश राशियों को स्केलर जो क्वांटिटीज हैं, स्केलर फील्ड हैं, स्केलर फील्ड अदिश क्षेत्र हैं, उसे पृष्ठ के द्वारा निरूपित किया जाता है। ओके, ये सभी को पता है, ये नॉर्मल सी बात है, सभी को पता भी होनी चाहिए। ओके, तो देखो मैं यहाँ पर दो प्लेन ले रहा हूँ। एक प्लेन ले रहा हूँ ये, इस प्लेन को मैं क्या नाम दे रहा हूँ सर? इस प्लेन को नाम दे रहा हूँ मैं S1। क्या नाम दिया सर मैंने? S1 प्लेन। ये है S1 प्लेन, नहीं S1 सरफेस, सॉरी S1 सरफेस। ओके, एंड मैंने दूसरी सरफेस क्या ली सर? दूसरी सरफेस S2 है। ये दूसरी सरफेस S2 और ये फर्स्ट सरफेस S1। किसी भी अदिश स्केलर फील्ड है उसे सरफेस के थ्रू ही निरूपित किया जाता है। ओके सर, तो ये मैंने दो सरफेस ले ली हैं, एक सरफेस S1 एंड सेकंड सरफेस S2। ओके, तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ, देखिए उनको अच्छे से ध्यान रखना। बस इस चित्र को अगर आपने ध्यान रख लिया तो इसमें कुछ भी नहीं है, वरना देखते रहोगे और क्या करोगे। देखो, ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट है पॉइंट P, ये वाला, ये जो पॉइंट है इसे मैं नाम दे रहा हूँ पॉइंट P, और जो ये पॉइंट है अपना इसे मैं नाम दे रहा हूँ पॉइंट Q। ओके सर, ठीक है। या उससे पहले देखो, इस जो सरफेस S1 है उसकी जो कोई भी अदिश राशि है उसका मान क्या है? फाई है। ओके, ये सरफेस S1 के लिए कोई भी अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी का मान फाई है यहाँ पर सरफेस S1 पर, बट सरफेस S2 पर इसका मान हो जाता है फाई प्लस डेल फाई। ओके, कुछ मात्रा बढ़ जाती है इसकी सरफेस S2 पर जाने पर। ओके, और जो दो पॉइंट लिए अपन ने, एक पॉइंट P लिया है पृष्ठ S1 पर और एक पॉइंट Q लिया है सरफेस S2 पर, तो इन्हें अगर मूल बिंदु से मिलाते हैं अपन, तो मूल बिंदु से पॉइंट P को अगर मैं मिलाता हूं तो इसका अगर मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश देखूं तो मैं मान रहा हूं इसे R वेक्टर। ओके सर, या आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई कैलकुलेशन कोई दिक्कत आने वाली नहीं है बिल्कुल भी। वो बस जो मैं जहां मैं R वेक्टर लिखा हूं वहां पर आप जो मानेंगे वो आ जाएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, और जो मूल बिंदु है उससे अगर मैं पॉइंट Q को मिलाऊं तो अगर इसका स्थिति सदिश क्या होगा सर? इसका स्थिति सदिश लेना है अपन को। देखो मैं इधर लिख रहा हूं इसका स्थिति सदिश R वेक्टर प्लस डेल R वेक्टर। ओके सर, R वेक्टर प्लस डेल R वेक्टर, ये क्या है? बिंदु Q का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर है। ओके, अगर मैं पॉइंट P और पॉइंट Q को मिलाता हूं, ठीक है सर, मिला दिया। पॉइंट P और पॉइंट Q को अगर मिलाते हैं तो ये क्या बनता है? पॉइंट PQ एक लाइन बनती है। ओके सर, अब ये PQ का मान क्या होगा, PQ की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करेंगे अभी थोड़ी देर में अपन। उससे पहले अपन और क्या देख लेते हैं, एक पॉइंट और लेंगे अपन सरफेस S2 पर, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीजें हैं। एक पॉइंट और लेना पड़ेगा अपन को पृष्ठ S2 पर, और वो किस प्रकार लेना है कि पॉइंट जो P है उसके परपेंडिकुलर हो, उसके लंबवत हो। ये यहाँ पर है तो लगभग यहाँ पर लेंगे अपन उसको। अगर उस पॉइंट को कुछ भी नाम दे सकते हैं अपन, क्या दें वैसे? कैपिटल M दे लो, कैपिटल N दे लो, कुछ भी दे सकते हैं अपन। ओके, कैपिटल R भी दे सकते हैं। इस पॉइंट को मैं P इधर लिख रहा हूँ और इसको मैं देखूं ऐसे मिला रहा हूँ। देखो, पॉइंट P से पॉइंट M को मिला रहा हूँ, सॉरी ठीक से नहीं मिल रहा। देखो मिलेगा कैसे, नहीं मिलेगा, इसको मिला के छोड़ेंगे। मिल गया, देखो ठीक है। ये पॉइंट मिला दिया मैंने, पॉइंट
पी से और पॉइंट एम को, और ये डायरेक्शन कौन सी है सर, एम कैप, क्योंकि ये लंबवत डायरेक्शन ही था। ये दोनों जो पॉइंट है क्यों, मैंने पॉइंट एम किस प्रकार लिया है कि पॉइंट पी के परपेंडिकुलर हो, तो इसलिए डायरेक्शन होगी वो एम कैप होगी, अभी लंबवत होगी। ओके सर, लंबवत डायरेक्शन होगी, और इसको मैं क्या मिला रहा हूँ, एम से क्यू को मिला रहा हूँ। ओके सर, यहाँ तक समझ आ गया सभी के, कोई प्रॉब्लम डायग्राम में, क्योंकि डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायग्राम समझ आ गया तो आगे की चीजें सिंपल हो जाएंगी बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, डायग्राम को अच्छे से समझना है, क्योंकि डायग्राम में ही है जो रखा है, और कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये अपन ने सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए, एक्स वाई जेड एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया था। ओके, और फिर दो सरफेस लिए अपन ने, एक सरफेस S1 और एक सरफेस S2, जिस पर ये जो सरफेस S1 है उस पर जो अदिश राशि की अदिश राशि है उसका मान क्या है, फाई है, बट जो सरफेस S2 है उस पर अदिश राशि का मान फाई प्लस डेल फाई है। ओके सर, नेक्स्ट अपन ने क्या माना है सर, एक पॉइंट लिया है अपन ने सरफेस S1 पर, और एक पॉइंट लिया अपन ने सरफेस S2 पर, क्यों। ओके, मूल बिंदु के सापेक्ष सरफेस S1 पर लिए गए बिंदु P का जो स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर है, वो R वेक्टर है, और जो मूल बिंदु के सापेक्ष जो सरफेस S2 पर लिया गया बिंदु Q है उसका स्थिति सदिश R वेक्टर प्लस डेल R वेक्टर। ओके सर, यहाँ तक समझ आ गया सभी को। और क्या बताया मैंने, और एक पॉइंट अपन को सरफेस S2 पर और लेना है, जो किस प्रकार लेना है कि पॉइंट P के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एन कैप, अभी लंबवत डायरेक्शन हो जाएगी सर। ओके सर, एन कैप है, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा, एक बार फिर से लिख देता हूँ अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सभी के, ये डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, इस जेड को मैं आगे दे रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अगर मैं देखूँ, ये तो इसकी डायरेक्शन इधर है, और इसकी डायरेक्शन इधर है, और इसकी डायरेक्शन इधर इधर है। अगर मैं इसमें त्रिभुज नियम लगाता हूँ, त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से, तो ये डायरेक्शन इधर और ये इधर, मीन्स ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ क्यू वेक्टर, यही होगा त्रिभुज नियम से। त्रिभुज नियम सबको पता है 11th क्लास में, ये तो सिंपल चीज है। ओके, अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, पी क्यू वेक्टर, तो पी क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर की वैल्यू क्या होगी सर, ओ क्यू वेक्टर क्या था सर, ओ क्यू वेक्टर आर वेक्टर प्लस डेल आर वेक्टर, और माइनस आर वेक्टर मीन्स आर वेक्टर प्लस डेल आर वेक्टर, और माइनस आर वेक्टर, तो आर वेक्टर तो आर वेक्टर कैंसिल, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, डेल आर, मीन्स पी क्यू वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई सर, डेल आर। और एक चीज और अपन को इस डायग्राम में माननी है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार फिर से, वो ध्यान में रह गया था वो, उसको बता दे रहा हूँ फिर से। ये पॉइंट पी है, ठीक है, ये जो दूरी है पी एम, पी एम जो डिस्टेंस है उसे मैं ले रहा हूँ डेल एम ले लो, डेल एम ले लो, ठीक है, डेल एम, या एम पॉइंट है तो डेल एम ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, देखो डेल एम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि आगे जाके ये कट जाएंगे वैसे भी। डेल एम ले लो, डेल स्मॉल एम। ओके, ठीक है, डेल स्मॉल एम है, ये दिख रहा होगा आपको। जो पी एम दूरी है वो कितनी है, डेल एम, और जो पी क्यू दूरी है अपनी वो क्या है, डेल आर। ओके, ये सब ये हो गया अपना। अब क्या करें, इसको तो मैं रफ कर देता हूँ इधर से। पी क्यू वेक्टर की वैल्यू आ गई अपने पास। ओके, एंड जो पी एम वेक्टर है उसकी वैल्यू अपने पास है। अब क्या करना है सर, अब निकालो पी क्यू डायरेक्शन जो है अपनी, पी और क्यू डायरेक्शन में अधिकतम परिवर्तन की दर, पी क्यू डायरेक्शन में जो अदिश अदिश राशि का मान है उसमें अधिकतम परिवर्तन की दर फाइंड आउट करनी है। क्योंकि अपन क्यों कर रहे हैं सर ऐसा, हमको पता ही नहीं चलेगा सर कैसे कर रहे हैं, आप तो ऐसे ही चले जा रहे हैं आगे, आपको तो पता है कि आपको कैसे करना है, बट हमें कैसे पता रहेगा। तो बेटा कैसे पता रहेगा, इसका पता आपको डेफिनेशन से लगेगा। कैसे सर, डेफिनेशन में क्या बताया था मैंने आपको, क्या बताया था सर, कि किसी भी अदिश राशि है उसमें दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर, वहां से अधिकतम परिवर्तन की दर किसमें, अदिश राशि में, किसके सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष। तो वहीं से सब चीजें डेफिनेशन से रिलेट है। पहले डेफिनेशन याद कीजिए, फिर थोड़ा डायग्राम को पचाइए, अपने डायग्राम को पचाना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर पच गया तो सब आराम से हो जाएगा। ओके, तो देखिए सर क्या निकालना है इसके बाद मुझे, इसके बाद क्या फाइंड आउट करूंगा,
पी क्यू डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर दो ही डायरेक्शन में, या तो पी क्यू में जाऊं, या से पी से पी क्यू में जाऊं, या तो पी एम डायरेक्शन जाऊं। तो पहले पी क्यू डायरेक्शन चलते हैं। पी क्यू डायरेक्शन में, पी क्यू दिशा में अदिश राशि में अधिकतम परिवर्तन की दर, अदिश राशि में अधिकतम परिवर्तन की दर। ओके सर, अधिकतम परिवर्तन की दर कैसे निकालूंगा सर? क्या होगी पी क्यू डायरेक्शन में? डेल फाई बाई डेल आर। डेल आर क्या है सर? पी क्यू की जो ये डिस्टेंस है वो है डेल आर, और डेल फाई क्या है? जो परिवर्तन हो रहा है S1 से S2 में जाने पर, मींस जो दूरी के सापेक्ष इसमें परिवर्तन आ रहा है उसे ही अपन परिवर्तन की दर के रूप में तो लिख रहे हैं। ओके, तो ये समझ आ गया पी क्यू डायरेक्शन में। पी क्यू डायरेक्शन में अदिश राशि में जो परिवर्तन की दर होगी सर, वो डेल फाई बाई डेल आर के तौर पर लिखी जाएगी। सर ये चीज समझ आई आपके या नहीं आई? बताओ जी। हाँ जी सर, सर बताओ जल्दी, ये चीज समझ आई या नहीं आई आपके? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको रहने दो, यहीं तक ही छोड़ दें। ओके, फिर नेक्स्ट डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? मैंने सर आपको पीएम, पीएम डायरेक्शन में चलते हैं। पीएम डायरेक्शन में वेक्टर लगा दो। पीएम डायरेक्शन में अदिश राशि में अधिकतम परिवर्तन की दर, यही ऊपर जो लिखा है उसी को लिखना है, ठीक है। वो क्या होगा आएगा सर? वो आएगा सर डेल फाई बाई डेल एन। क्या आएगा सर? डेल फाई बाई डेल एन। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम सर? डेल फाई बाई डेल एम जैसे वो लिखा मैंने आपको बताया वैसे ही ये लिखा है। कैसे सर? डेल एम क्या है? डेल एम है ये जो डिस्टेंस है पॉइंट पी और पॉइंट एम के मध्य, मीन्स डिस्टेंस जो है उसके सापेक्ष जो अपनी अदिश राशि है फाई, उसमें परिवर्तन की जो दर है उसको लिखा गया है मैंने। उसको कैसे लिखा है? डेल फाई बाई डेल एम। ओके, इसको करें हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2। ओके सर, यहां तक सभी के समझ आ गया? नीचे आपको कहाँ तक दिख रहा है? नीचे किधर तक दिख रहा है? नीचे दिख जाएगा। ओके ठीक है, यहाँ तक तो दिख रहा होगा ना? ठीक है, देख लेंगे कहाँ तक दिखेगा, बता देना, बोल देना, ठीक है सर। तो अब क्या निकालना है सर अपन को? अब लेंगे अपन कौन सा त्रिभुज सर? पी एम एन। अब ये इसमें अपन को एक एंगल और है, देखो मैंने आपको एंगल एंगल थीटा, जो पी एंगल एम पी और क्यू है वो है कौन? थीटा। ठीक है सर, कौन? एम पी क्यू कितना है? थीटा है। तो यहां पर अपन फाइंड आउट करेंगे कॉस थीटा की वैल्यू। त्रिभुज लिख लेते हैं पहले, कौन से त्रिभुज में है? त्रिभुज पी एम क्यू में, त्रिभुज पी एम क्यू से, ठीक है। तो त्रिभुज पी एम क्यू से यहां से अपन कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कॉस थीटा क्या होता है सर? कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, ए बाई के, दाल बटा कक्का सबने पढ़ा है, ठीक है, वहीं से ही रिलेट करना। कॉस थीटा क्या आता है सर? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार कौन सा है और ये क्या है? लंब है। ये पॉइंट क्यू से पॉइंट एम पर लंब है, ठीक। तो ये 90 है, तो 90 के सामने वाला तो कर्ण होता है, ठीक है। आधार बटे कर्ण, नीचे की वैल्यू तो प्राप्त हो जाएगी पी क्यू, बट ऊपर क्या है? आधार, और इसके सामने जो एंगल होता है उसके सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है सर? वो होता है लंब। ओके, तो आधार कौन सी बची सर? पी एम, मीन्स आधार तो हो गया पी एम, और कर्ण 90 के सामने वाली पी क्यू, पी एम बटा पी क्यू। ठीक है सर, यहां तक समझ आ गया सर? पी एम की वैल्यू क्या है सर? डेल एम बाई, और पी क्यू की वैल्यू सर? पी क्यू की वैल्यू ये रही सर डेल आर। ठीक है, अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं सर? किसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं? यहां से मैं डेल एम की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो डेल एम बराबर डेल आर कॉस थीटा हो जाएगा सर। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सर, हो जाएगा बिल्कुल। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं सर। दिख रहा है यहाँ तक? यहाँ तक दिख रहा है नहीं दिख रहा सर? बिल्कुल दिख रहा है सर, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आ गया? ये डायग्राम है, डायग्राम में जो ये एंगल एम पी क्यू है ये एंगल थीटा होगा। यहाँ से अपन त्रिभुज पी एम क्यू जो है यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसी की सहायता से डेल एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके सर, यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, चलते हैं अपन आगे। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और इक्वेशन नंबर 1 अधिकतम परिवर्तन दर पीएम वेक्टर डायरेक्शन, पीएम डायरेक्शन में जो अधिकतम अदिश राशि में अधिकतम परिवर्तन की दर है ये डेल फाई बाई डेल है, और जो कॉस थीटा है वो ये है। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। अब क्या करना है अपन को? अपनी जो
क्या थी डेफिनेशन, क्या थी सर? अधिकतम परिवर्तन की दर किसी भी अदिश राशि में, किसी भी अदिश क्षेत्र में जो अदिश राशि में अधिकतम परिवर्तन की दर होती है दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर, उसे ही क्या बोला जाता है सर? उसे ही उस सदिश की प्रवणता बोला जाता है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सर। बिल्कुल सर, होगी? बिल्कुल नहीं होगी सर। ओके, तो अब क्या करें सर? अब ये डायग्राम इधर से हटाना पड़ेगा और तो क्या करें। तो डायग्राम आप वीडियो पॉज करके बना सकते हैं वैसे, तो इसको मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ पहले, ठीक है? अगर दोबारा जरूरत पड़ेगी दोबारा बना देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है? इक्वेशन नंबर आ गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ओके, और इक्वेशन नंबर 3 से अपन डेल एम की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। तो अब अपन क्या करें सर? डेल आर की वैल्यू कैलकुलेट करना है यहाँ से। अगर डेल आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सर, इधर ही लिख देता हूँ मैं, दिख रहा होगा। डेल आर की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ सर, डेल एम बाई कॉस थीटा होगा नहीं होगा सर? है जी सर, बिल्कुल है सर। डेल आर की वैल्यू डेल एम बाई कॉस थीटा, बिल्कुल सर। अगर इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, डेल आर बराबर डेल एम बाई कॉस थीटा, इसे इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं पुट करता हूँ तो क्या आएगा सर? डेल फाइव डेल आर डेल एम कॉस थीटा, ठीक है सर? ये आ गया सर डेल फाइव बाई डेल एम कॉस थीटा। ओके जी सर। अधिकतम, ये तो डेल आर की वैल्यू, डेल आर की वैल्यू अगर अपन ने इसमें रखी है, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में, मीन ये अधिकतम परिवर्तन की दर है पीएम डायरेक्शन में। ओके सर, ये यहाँ नीचे लिखा है, ये पूरा लिखा नहीं है। ओके, पीएम डायरेक्शन में अदिश राशि में अधिकतम परिवर्तन की दर डेल फाइव बाई डेल एम कॉस थीटा। अगर मैं इसमें, तो अपनी डेफिनेशन क्या थी सर? डेफिनेशन थी अधिकतम परिवर्तन की दर, और वो भी दूरी के सापेक्ष। तो ये डेल एम क्या है? दूरी तो है, पी और एम के मध्य की दूरी, पी पॉइंट और एम पॉइंट के मध्य की दूरी तो थी डेल एम, ठीक है सर? अगर अधिकतम परिवर्तन की दर मीन्स डेल फाइव बाई डेल एम कॉस थीटा मैक्सिमम, अधिकतम की बात कर रहा है तो मैंने मैक्सिमम लगा दिया था, ठीक है सर? ओके, अगर मैक्सिमम लग गया तो ये प्रवणता कहलाई या नहीं कहलाई? ये प्रवणता की परिभाषा की क्या कर रही है? पुष्टि कर रही है, इस पर अडिग है। अडिग है मीन्स मीन्स संतुष्ट कर रही है, ये मानो संतुष्ट कर रही है, ठीक है? सबसे सिंपल वर्ड मीन्स प्रवणता की परिभाषा को ये जो टर्म है ये संतुष्ट कर रही है, नहीं कर रही? कर रही है सर, बिल्कुल। क्यों कर रही है सर? अधिक जो कोई भी अदिश राशि है उसमें दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर, उसी को प्रवणता बोलते हैं। तो ये क्या कर रही है? ये टर्म जो है प्रवणता की, ग्रेडियंट की जो डेफिनेशन है उसको संतुष्ट कर रही है, तो इसको मैंने प्रवणता लिख दिया है, यहाँ पर ग्रेडियंट लिख दिया। ओके सर। अगर ये मैक्सिमम कंडीशन कब होगी सर? जब cos थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। cos थीटा 1 कब होगा सर? जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। ओके सर, तो प्रवणता या ग्रेडियंट GRAD भी लिख सकते हैं, डेल फाइव बाई डेल एम। ओके, ये क्या आ जाएगा अपने पास? ये आ गया। और इसकी जो, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन को क्या होगी सर? एन कैप डायरेक्शन होगी सर। ओके सर, क्या हो जाएगा सर? एन कैप डायरेक्शन, क्योंकि अभिलंबवत है, एन कैप डायरेक्शन। तो ये क्या आ गया अपना? प्रवणता की परिभाषा। प्रवणता की परिभाषा को संतुष्ट किया है बस, और अभी तक कुछ नहीं किया है अपन ने, ठीक है सर? प्रवणता की परिभाषा को संतुष्ट किया है, हो गया सर यहाँ तक? बिल्कुल। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप परिभाषा बना सकते हो कि जो कोई भी अदिश राशि है उसमें दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर, अधिकतम परिवर्तन की दर है, उसे ही प्रवणता बोला जाता है। ओके सर, यहाँ तक सभी को समझ आ गया? तो फिर अब अपन क्या करने वाले हैं सर? थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आगे सोचेंगे। अब इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या करेंगे? बात करेंगे इसकी ग्रेडियंट की, कार्तीय निर्देश तंत्र में। ओके सर, तो अगर किसी ने अगर नहीं उतारा है, किसी को अगर लेना है स्क्रीनशॉट, तो ले सकते हैं जल्दी से, फिर आगे चलते हैं अपन। ठीक है सर, हो गया बच्चों? ये हो गया है आपका, क्या हो गया है सर? जो ग्रेडियंट की जो डेफिनेशन थी और उसका मैथमेटिकल फॉर्म था, वो देख लिया अपन ने इस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं सर अपन? नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका कार्तीय रूप में जो निर्देश तंत्र है, कार्तीय निर्देश तंत्र में इसका जो रूप है वो क्या होगा, कार्तीय निर्देश तंत्र में ग्रेडियंट कैसे परिभाषित होगा, कैसे डिफाइन होगा, उसको देखने वाले हैं। ओके सर, तो ये आज की आपकी वीडियो थी। अगर
ये टॉपिक आपको थोड़ा सा भी समझ आया हो और वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो हमारे चैनल उज्ज्वल जेई को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।